हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। हमारी एफआरएसआर की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम सब लोगों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करना होता है। तो उसके बारे में अगर सारे प्रोविजन हम जानेंगे तो एग्जाम के साथ साथ हमारी सर्विस में भी हमें बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को कवर करेंगे। सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो प्रोविजन है वो किसके किसके पे लागू होता है। मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसको किसको मिलता है। पहला, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी मिलती है। दूसरा, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर वो डेपुटेशन पे आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी मिलती है। तीसरा, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या वर्क चाइल्ड एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोडक्शन वगैरह की एरिया में काम करते हैं। तो उस ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय को सेंट्रल मतलब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या वर्क चाइल्ड एम्प्लॉय बोला जाता है। इनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी मिलती। ठीक है, ये चीज। अगला है सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स। ठीक है, ऐसे सिविलियन जिनका पेमेंट डिफेंस के एस्टिमेट से होता है उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी मिलती है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो डेपुटेशन पे गया है किसी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी फॉरेन सर्विस में, ठीक है, और उसके डेपुटेशन के टर्म्स में, अगर टर्म्स ऑफ डेपुटेशन में ये प्रोविजन बनाया गया है कि उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, तो उसे भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इतने कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं जिनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में चिल्ड्रन की क्या डिफिनीशन होती है। ठीक है, चाइल्ड क्या, चाइल्ड माने होता क्या है। चाइल्ड की डिफिनीशन में लेजिटिमेट चाइल्ड मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उसका खुद का चाइल्ड है वो आता है। साथ ही साथ अगर उसका कोई स्टेप या एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके रिस्पेक्ट में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा उसको। ठीक है, तो चाइल्ड की कैटेगरी में लेजिटिमेट चाइल्ड के साथ साथ स्टेप और एडॉप्टेड चाइल्ड भी शामिल होते हैं। दूसरी बात, ये जो चाइल्ड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे होली डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब सवाल ये होता है कि कितने बच्चों को मिलता है, नंबर ऑफ चाइल्ड, कितने बच्चों के रिस्पेक्ट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, इसकी प्रोविजन पहले थी अलग। 31/12/1987 तक जो बच्चे पैदा हुए थे उनमें से इल्डेस्ट 3, पहले 3 को मिलता था, पहले 3 बच्चों को मिलता था। 31/12/1987 तक जो बच्चे पैदा हो गए थे उनमें से जो इल्डेस्ट 3 चाइल्ड थे उनके रिस्पेक्ट में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था। इसके बाद इल्डेस्ट 2 को मिलता है। मतलब अब जो प्रोविजन है, दो बच्चों को, दो इल्डेस्ट 2 चाइल्ड को जो है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। लेकिन इसमें दो तरह की कंडीशन ऐसी होती है जब तीसरे चाइल्ड को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। पहला, अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो ट्विंस हो जाए,
ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी में 3 चाइल्ड हो जाएंगे, तीनों को मिलेगा। और दूसरा ये बोला गया है कि अगर 2 बच्चे के बाद उन्होंने स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कराया हुआ था, ऑपरेशन अगर उन्होंने कराया हुआ था और ये फेल कर गया, और फेल होने के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होगा, ठीक है, तो इस चाइल्ड को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 31/12/1987 तक इल्डेस्ट 3 चाइल्ड को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था, लेकिन उसके बाद इल्डेस्ट 2 को ही मिलता है, 2 ही बच्चों को मिलता है। लेकिन इसमें 2 रिलैक्सेशन है कि अगर सेकंड चाइल्ड ट्विंस पैदा हो गया तो तीसरे को भी मिलेगा। दूसरी बात ये बोली गई कि 2 बच्चों के बाद अगर उन्होंने स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कराया हुआ था और वो फेल कर गया, तो फेल होने के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होगा उसके रिस्पेक्ट में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है कि मिलेगा। दोबारा उन्होंने स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कराया, फिर फेल हो गया, तो बच्चा जो पैदा होगा उसके रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। वो फर्स्ट टाइम जब फेल होगा उसके बाद जो फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होगा उसके रिस्पेक्ट में मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान। अगली बात है कि चाइल्ड की कोई मिनिमम एज नहीं है। ठीक है, कोई भी मिनिमम एज नहीं है, वो किसी भी एज में स्कूल जाएगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेगा, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन मैक्सिमम एज है, नॉर्मल कोर्स में एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एज 20 इयर्स या क्लास 12, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वहीं तक उसको मिलता है। ठीक है, या तो वो 20 इयर्स का पहले हो गया या क्लास 12 पहले कंप्लीट कर लिया, तो जो पहले हो जाएगा वहीं तक उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर वो डिसेबल्ड चाइल्ड, तो ऐसे में मैक्सिमम एज 22 इयर्स की दी हुई है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेगा बच्चे की एज को लेकर के, मिनिमम एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, चाहे जिस एज में बच्चा स्कूल में चला जाए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल चाइल्ड है तो मैक्सिमम 20 इयर्स उसकी एज है तब तक, या क्लास 12, दोनों में से जो अर्लियर हो जाए तभी तक उसको मिलेगा। और अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो मैक्सिमम एज 22 इयर्स की रखी गई। ठीक है, ये चीज। अब ये है कि किस क्लास तक के बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो नर्सरी से क्लास 12, नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेज के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। लेकिन इसमें कुछ बातें बोली गई है। पहला, क्लास 1 से पहले केवल 2 क्लास के लिए, क्लास 1 से पहले जो है केवल 2 क्लास के लिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। क्लास 1 से पहले कई बार 4-4 क्लासेज हो जाती हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो वो चाहे जितनी क्लासेज में एंट्री पढ़े, लेकिन क्लास 1 से पहले केवल 2 क्लासेज के लिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज। दूसरी बात ये बोली गई है कि कई जगह क्या है कि क्लास 10 के बाद या तो 11-12 कर ले तो मिलेगा उसको, या कई जगह क्लास 10 के बाद लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, मतलब डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कोर्स भी होता है इन पॉलिटेक्निक, 2 साल का ये भी होता है। या आईटीआई अगर वो करते हैं, या 2 साल का कोई इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तब भी उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। कहने का मतलब क्लास 10 के बाद या तो 11-12 कर लें, उसके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा, या क्लास 10 के बाद वो 2 साल का जो पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होता है या आईटीआई होता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल का कोई कोर्स होता है वो कर लें, उसके लिए भी उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला है कि किस तरह के कोर्सेज के लिए मिलता है, बच्चा जो है वो किस तरह के कोर्स कर रहा है उसके लिए मिलेगा।
अगर वो रेगुलर कोर्स कर रहा है, मतलब रेगुलर स्कूल गोइंग कोर्स कर रहा है, तो भी उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। कोई करेस्पॉन्डेंस के थ्रू अगर स्टडी कर रहा है तो भी मिलेगा, या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहा है तो भी मिलेगा। ठीक है, तीनों सिचुएशन में वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबल है। रेगुलर कोर्स है तो भी, करेस्पॉन्डेंस कोर्स है तो भी, और अगर डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है तो भी। लेकिन ये जो कोर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। जो कोर्स वो कर रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल माने होता क्या है, या तो वो गवर्नमेंट स्कूल से कोई कोर्स कर रहा हो तो भी मिलेगा, या कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कर रहा है जो गवर्नमेंट से एडेड है तो भी मिलेगा, या ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कर रहा है जो कि एडेड नहीं है लेकिन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे किसी यूटी से, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी से। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी से जिसका कि जिस एरिया में वो स्कूल पढ़ रहा है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का मतलब यही है कि आप या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो जो गवर्नमेंट द्वारा एडेड हो। गवर्नमेंट माने कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी से एडेड हो, या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, यूटी से, यूनिवर्सिटी से, या किसी ऐसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी से जिसका एक एरिया में ज्यूरिसडिक्शन हो और उस ज्यूरिसडिक्शन के भीतर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ता हो। ठीक है, ऐसी जगह से बच्चा पढ़ेगा तभी उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिसेबल्ड के रेस्पेक्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि डिसेबल्ड चाइल्ड को स्पेशल स्टडी की जरूरत होती है, तो कई बार जरूरी नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में ही मिले। तो डिसेबल्ड चाइल्ड चाहे रिकॉग्नाइज से पढ़े चाहे नॉन रिकॉग्नाइज से पढ़े, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलाउड है। ठीक है, डिसेबल्ड चाइल्ड के केस में नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से भी अगर वो पढ़ाई करता है तो भी उसको जो है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखने का। अगली बात यह है कि इसका जो क्लेम है, जैसा कि हम सबको पता है कि क्लेम जो है साल में एक बार किया जाता है, वंस इन ए ईयर। ठीक है, कब किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीशन के बाद। फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम सबमिट किया जाता है। ठीक है, ये चीज। अगली बात ये बोली गई है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी स्पाउस दोनों जो है कि सर्विंग में है, एम्प्लॉय है। ठीक है, दोनों एम्प्लॉयमेंट में है, या तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या एक सेंट्रल गवर्नमेंट में है और दूसरा अदर गवर्नमेंट में है, किसी भी अदर गवर्नमेंट में है जहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ऐसे केस में क्या है कि केवल वन ऑफ देम, केवल उनमें से किसी एक को ही अवेलेबल मतलब अलाउड होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कहने का मतलब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एम्प्लॉय हैं, दोनों या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है या दोनों में से एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है और दूसरा किसी अदर गवर्नमेंट में है। ठीक है, अदर में कोई भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी और गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी हो जहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ऐसे केस में दोनों में से किसी एक को ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये चीज, ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कि लीव वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो किसी भी लीव पर है, चाहे वो ईओएल ही क्यों ना हो, तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी अवेलेबल है।
लीव पे होते हुए भी उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा, चाहे वो ईओएल ही क्यों ना हो। वो अगर सस्पेंशन में है तो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी उसे दी जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डाइजनॉन किया गया है, डाइजनॉन अगर उसको किया गया है, तो डाइजनॉन पीरियड के लिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाता है। ऐसे केस में उसको उतने पीरियड माइनस करके प्रो राटा वैल्यू निकाल करके उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर वो किसी भी लीव पे है, चाहे लीव सैलरी ड्रॉ कर रहा है चाहे नहीं ड्रॉ कर रहा है, इंक्लूडिंग एसटीडी लीव या अदर मैटरनिटी पैटर्निटी, हर लीव पे रहते हुए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। सस्पेंशन में है तो भी इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, लेकिन जितने पीरियड तक वो डाइज डाउन रहा है उस पीरियड के लिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है कि वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। आगे एक बात और बोली गई है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और बच्चे के परफॉर्मेंस का कोई नेक्सस नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो भी उस क्लास में दोबारा पढ़ेगा तो भी उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास में वो अगर फेल हो गया और दोबारा उस क्लास में पढ़ रहा है तब भी उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन फेल होने के अलावा किसी और वजह से अगर उसी क्लास में दोबारा पढ़ रहा है तो ऐसे केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाए। ठीक है, सेम क्लास में पढ़ने पे तभी दिया जाएगा जब वो फेल हुआ था। ठीक है, फेल होने की वजह से सेम क्लास में है तब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबिलिटी है उसकी। किसी अदर रीजन से अगर वो सेम क्लास में पढ़ रहा है तब उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। अब हम रेट की बात करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में दो चीजें मिलती है, एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है और दूसरा होता है जो कि हॉस्टल सब्सिडी मिलती है उसको। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी जिसको हम बोलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो रेट है वो नॉर्मल चाइल्ड के लिए अलग है और डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए अलग रेट। नॉर्मल चाइल्ड का जो रेट है वो 2250 रुपए पर मंथ का है। अगर इसको हम साल भर का कैलकुलेट करें तो ये 27,000 पर ईयर आएगा। ठीक है, लेकिन डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए ये डबल रेट है, मतलब 4500 पर मंथ है और इसको अगर हम ईयरली कैलकुलेट करें तो 54,000 पर ईयर है। ठीक है, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो रेट है वो डबल है नॉर्मल चाइल्ड की तुलना में। ठीक है, डिसेबिलिटी में दोनों डिसेबिलिटी आती है, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी हो चाहे मेंटल डिसेबिलिटी हो, दोनों डिसेबिलिटी जो है कि काउंट की जाती है। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी का जो रेट होता है वो 6,750 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, डिसेबल्ड चाइल्ड के केस में हॉस्टल सब्सिडी डबल नहीं मिलती है, बस इसमें एक चीज बोला गया है कि अगर उस बच्चे की स्पेशल नीड के लिए स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई कैटरिंग चार्ज अगर ले रहा है, ठीक है, तो ये कैटरिंग चार्ज भी अलाउड है उसको हॉस्टल सब्सिडी के साथ। ठीक है, दोनों में मतलब समझिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में नॉर्मल चाइल्ड की रेट है 2250 रुपए पर मंथ, लेकिन डिसेबल चाइल्ड का रेट जस्ट डबल है 45 रुपए पर मंथ। हॉस्टल सब्सिडी का रेट है 6,750 रुपए पर मंथ। यहां पे रेट डबल नहीं किया गया बल्कि ये बोला गया कि अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस डिसेबल चाइल्ड की स्पेशल नीड के लिए कोई कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कैटरिंग चार्जेज भी रिइंबर्सेबल हैं इन एडिशन टू हॉस्टल सब्सिडी। ठीक है, ये जो रेट है इसके बारे में ये बोला गया है कि जैसे ही डीए अगर 50% से ज्यादा हो जाएगा, ये जो रेट है ऑटोमेटिकली 25% इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। तो जैसे ही डीए का रेट 50% क्रॉस करेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो रेट है वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहली बात यह है कि चाहे कोई किसी भी पे स्केल में काम कर रहा हो, सबको इक्वली मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और लमसम में मिलता है। मतलब ये पूरा का पूरा 27,000 पर ईयर के हिसाब से सबको मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। आपने कितना खर्च किया कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, 1 रुपए भी आप उसके नहीं लग रहे हैं, न किताब पे, न कॉपी पे, न ड्रेस पे, न फीस पे, तब भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबल है और उसको 27,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से मिल जाए। ठीक है, तो इसको क्लेम करने के लिए किसी भी बिल या वाउचर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लमसम अमाउंट के तौर पे सबको मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 3 तरह के ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक आप दे करके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है कि क्लेम कर सकते हैं। पहला, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट लाना होता है कि आपका जो बच्चा है वो पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में उस स्कूल में पढ़ा। अगर सर्टिफिकेट नहीं ला सकता, सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है अगर, तो ऐसे केस में क्या है, ये बोला गया है ठीक है, ऐसे केस में ये बोला गया है कि उस बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है इसको सेल्फ अटेस्ट करके आप दे सकते हैं। अगर रिपोर्ट कार्ड भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में जो उसकी फी रिसिप्ट है, जो आपने फी वगैरह पे किया है, इसको भी सेल्फ अटेस्ट करके आप दे सकते हो। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए। पहला, या तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड से, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से ही एक सर्टिफिकेट, एक प्रोफार्मा गवर्नमेंट ने ही बनाया हुआ है, उसी सर्टिफिकेट को भर करके उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सर्टिफाई करके लाके दे दीजिए, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, उस पे कितना एक्सपेंडिचर इनकर हुआ ये सब चीजें नहीं लिखी जाती, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया गया इससे कोई लिंकअप नहीं है उसका। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं ला पा रहा है तो दूसरा ये है कि उस बच्चे का उस एकेडमिक ईयर का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको आप खुद सेल्फ अटेस्ट करके दे दीजिए, उसके आधार पे भी मिल जाएगा। ये भी अवेलेबल नहीं है तो बच्चे का जो आपने फी रिसिप्ट है, जो फी पेमेंट किया है उसके, उसको सेल्फ अटेस्ट करके दे दीजिए। फी रिसिप्ट में आपने कितना पे किया है कोई मैटर नहीं है, मिलेगा सबको 27,000 पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, ये चीज है। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी के लिए थोड़ा सा अलग है कि अगर हॉस्टल सब्सिडी कैसे क्लेम कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी के लिए थोड़ा सा अलग है कहानी। अगर हॉस्टल सब्सिडी आपको क्लेम करना है, ठीक है, तो पहली कंडीशन वही है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट लेके आइए। ठीक है, कि आपका बच्चा जो है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में, और वो वहां की रेजिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर रहा था। इस सर्टिफिकेट में ये बात मेंशन रहता है कि उस बच्चे की बोर्डिंग और लॉजिंग पे क्या पैसा एक्सपेंडिचर, कितना पैसे का एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, पहले वाले सर्टिफिकेट में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए था उसमें इस एक्सपेंडिचर का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी में क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 6750 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जो कम होता है वही रीइंबर्स होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने का। अगर मान लीजिए कि सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या है कि उसका रिपोर्ट कार्ड की अटेस्टेड कॉपी और जो भी आपने उसके बोर्डिंग और लॉजिंग पे जो फी पे किया है, इन दोनों की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके ऑफिस में जमा करेंगे तो आपको हॉस्टल सब्सिडी का पैसा मिल जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ बोर्डिंग और लॉजिंग पे जो भी फी आपने जमा किया है उसकी कॉपी भी मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये अमाउंट पता ही नहीं लगेगा तो कैसे देखा जाएगा कि एक्चुअल में आपने क्या एक्सपेंडिचर किया हुआ है। ठीक है, तो हॉस्टल सब्सिडी जो है वो लमसम में पेमेंट नहीं होती है, बल्कि एक्चुअल जो आपने पे किया है और 6,750 रुपए पर मंथ, इनमें से जो कम है वो अमाउंट गवर्नमेंट रिम्बर्स करती है। ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं कि हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्लेम करने की कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, वो क्या क्या है। पहली बात ये बोली गई है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों साथ साथ क्लेम की जा सकती है, कनकरेंटली दोनों क्लेम की जा सकती है। ठीक है। अगली बात ये बोली गई है कि कोई भी बच्चा है, अगर वो डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, केवल डे बोर्डिंग चाइल्ड है अगर वो, तो ऐसे केस में हॉस्टल सब्सिडी अलाउड नहीं होता। ठीक है, केवल डे बोर्डिंग स्कूल है, दिन भर के लिए वहां है, रात को आपके शाम को आपके पास चला आ रहा है, तो ऐसे केस में हॉस्टल सब्सिडी अलाउड नहीं। हॉस्टल सब्सिडी के क्या है कि ऐसे चिल्ड्रन के लिए अलाउड है, कोई भी चिल्ड्रन है, ठीक है, वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट के रेजिडेंस से अवे है, रेजिडेंस से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो दूर है। ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रेजिडेंशियल हॉस्टल की फैसिलिटी है। ठीक है, कोई भी चाइल्ड जो किसी रेजिडेंशियल हॉस्टल की फैसिलिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेजिडेंस से दूर रह करके पढ़ रहा है, तभी उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्टल में रह करके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है तो ऐसे केस में हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलती है। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी के लिए जिस एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ेगा उसी के रेजिडेंशियल हॉस्टल में रहना जरूरी है। अवे के लेकर के डिफिनेशन ये आया कि वो कितना दूर रहेगा अपने जो है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेजिडेंस से, तो वो अगर 50 किलोमीटर के से ज्यादा दूरी पे है, 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी है, अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रेजिडेंस और उस चाइल्ड के हॉस्टल के बीच, ऐसे केस में ही वो हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, इससे कम की अगर डिस्टेंस है तो ऐसे केस में हॉस्टल सब्सिडी के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज हॉस्टल सब्सिडी के बारे में ये सारी बातें जानना जरूरी है। ये केवल ऐसा हॉस्टल जो कि उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रेजिडेंशियल हॉस्टल है, जो कॉलेज स्कूल वगैरह में रेजिडेंशियल हॉस्टल होता है उसी के लिए मिलेगा। अगर वो प्राइवेट हॉस्टल में रह रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो उसके लिए हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेजिडेंस और उसके हॉस्टल के बीच 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होनी चाहिए, तभी मिलेगा। अगर इससे कम दूरी में भी है और वो हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है तो ऐसे केस में हॉस्टल सब्सिडी उसको अलाउड नहीं होती है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारी बातें हॉस्टल सब्सिडी के बारे में है जो कि ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर हम वो सिचुएशन देख लें कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर उसकी सर्विस खत्म हो जाती है रिटायरमेंट से पहले, तो ऐसे केस में उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की पोजीशन क्या होगी। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो रिटायर हो गया या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, उसको गवर्नमेंट ने ही प्री मैच्योरली रिटायर कर दिया या उसने वीआरएस ले लिया या उसको डिसमिस या रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का पैसा कब तक मिलेगा, यही हमें देखना है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है या डिस्चार्ज कर दिया जाए सर्विस से या वीआरएस उसने ले लिया या डिसमिस या रिमूव कर दिया गया या कंपलसरी रिटायर कर दिया गया,
ठीक है। तो ऐसे केस में उसके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी कब तक मिलेगा, यही हमें देखना है। तो इसके लिए रूल ये बनाया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर तक लास्ट उसने वर्क किया है, वहां तक उसको मिलेगा। ठीक है। अप टू द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट लास्ट वर्क। कहने का मतलब बीच में अगर किसी भी डेट में वो रिटायर हो रहा है, वीआरएस ले रहा है, डिसमिस कर दिया गया, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि वहीं तक उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा, बल्कि उस एकेडमिक ईयर के अंत तक उसको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए अप्रैल महीने में ही, अप्रैल 23-24 में जो है कि अप्रैल 23 में मान लीजिए कोई रिटायर हुआ या डिस्चार्ज हुआ या उसको डिसमिस रिमूव कर दिया गया, तो उसका बच्चा जो है 2023-24 के कंप्लीट एकेडमिक ईयर के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबल है, भले ही वो अप्रैल महीने में ही क्यों न रिटायर हो रहा। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है इन सर्विस में रहते अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी तब तक मिलती रह जाएगी जब तक कि वो उनकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी उनकी बनी है। मतलब ये मान के दिया जाएगा उनको कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अभी तक सर्विस में है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्या थी? जब तक वो 20 इयर्स की एज कंप्लीट ना कर ले या क्लास 12 को पास ना कर ले, या अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो 22 इयर्स तक। ऐसे केस में यहां तक उनको मिलेगी। दोनों के बीच का फर्क समझिएगा। अगर वो रिटायर हो गए, वीआरएस ले लिया, डिस्चार्ज कर दिए गए या डिसमिस रिमूवल या कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, तो जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये चीज की जाएगी, उस पूरे कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर तक उसके बच्चे को रिम्बर्स किया जाएगा, प्रो राटा रिम्बर्समेंट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इन सर्विस डेथ किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हो गई, तो उसके बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी तब तक मिलती रहेगी जब तक कि उनकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी है उसके लिए। ठीक है। मतलब या तो वो 20 इयर्स या 12th पास, दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा वहां तक उनको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये सारी बातें। अब हम एक लास्ट चीज इस टॉपिक में देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो आउट स्टेशन पे अगर पढ़ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहां से दूर अगर उसका बच्चा कहीं आउट स्टेशन में पढ़ रहा है और वो आउट स्टेशन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेजिडेंस पे आना चाह रहा है, तो इसके लिए क्या उसको टीए मिलेगा? जी, कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका बच्चा कहीं दूर आउट स्टेशन में पढ़ रहा है और वो अपने रेजिडेंस पे, अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेजिडेंस पे आना जा रहा है, तो इस जर्नी का उसको क्या रिइंबर्समेंट होगा? यही चीज हम देखना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें ये बोली गई है कि पहला, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे का हो या आर्म्ड फोर्सेज का हो या इंडिया बेस्ड स्टाफ सर्विंग इन मिशन अब्रॉड, ठीक है, या वो कंटिजेंट एक्सपेंडिचर से उसको मिलता हो पैसा अगर, ठीक है, या जो उसका रेजिडेंस है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों अगर सेम स्टेशन में है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अपने रेजिडेंस पे, मतलब अपने पेरेंट्स के रेजिडेंस पे वापस जर्नी आता है, तो ऐसे केस में उसको कोई भी जर्नी के लिए रिइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर का क्या होता है, ये मैंने पेंशन रूल में बहुत डिटेल में बात की हुई है, आप वहां जाकर के देखिए और उसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इन सिचुएशन में
उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अदर सिचुएशन में उसको अलाउड है। कब अलाउड है? जब वहां पे वकेशन डिक्लेयर होगा। वकेशन डिक्लेयर होने के बाद वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वापस अपनी रेजिडेंस, मतलब कि जो उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रेजिडेंस है यहां आएगा और वापस अपने रेजिडेंस से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाएगा। इसके लिए जो है कि उसको एक बार, वंस इन ए कैलेंडर ईयर, ठीक है, एक बार जर्नी जो कर रहा है उसका रिइंबर्समेंट अलाउड है। तो ध्यान रखिए, बीच में वो कितनी बार आ रहा है जा रहा है कोई मतलब नहीं है। वकेशन वहां पे जब डिक्लेयर हो गया तो वहां से रेजिडेंस पे वापस आ रहा है और दोबारा रेजिडेंस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जा रहा है। तो एक कैलेंडर ईयर में एक बार उसको इस जर्नी का रिइंबर्समेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वापस आया अपने रेजिडेंस पे, लेकिन यहां से दोबारा गया ही नहीं, तो उसको किसी भी साइड का रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। वो वापस अपने रेजिडेंस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जाएगा वकेशन खत्म करके, तभी मिलेगा। ठीक है, ये चीज रेजिडेंस या हेडक्वार्टर, ठीक है, तभी उसको मिलेगा। अगर रिटर्न जर्नी नहीं करता है तो नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि मिलेगा क्या? तो वो अगर प्लेसेज जो है रेलवे कनेक्टेड है, तो अगर रेल से कनेक्ट है उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेडक्वार्टर, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसको सेकेंड क्लास का रेल फेयर मिलता है। सेकेंड क्लास का जो फेयर होता है वही उसको रिम्बर्स होता है, वो भी स्टूडेंट की कोटा, कंसेशन कोटा के साथ। ठीक है, रेलवे का जो स्टूडेंट कोटा के कंसेशन के साथ जो सेकंड क्लास का फेयर होता है वही उसको रिम्बर्स होता है। ठीक है, और ये फेयर भी शॉर्टेस्ट रूट से होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट रूट का नहीं बल्कि शॉर्टेस्ट रूट का जो हो वो होना चाहिए। लेकिन अगर वो रेलवे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, या तो बाय रोड है या बाय रिवर या सी कनेक्टेड है, तो अगर बाय रोड है तो नॉर्मल बस का फेयर उसको मिल जाएगा। और अगर बाय सी है तो जो लोवेस्ट जो फेयर होता है, लोवेस्ट फेयर ऑफ स्टीमर या शिप, ये उसको रिम्बर्स होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये बोली गई है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेडक्वार्टर रेल से कनेक्टेड है तो स्टूडेंट कोटा का जो सेकंड क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट का होगा वो रिइंबर्स होगा। और अगर रेल कनेक्टेड नहीं है, बाय रोड वगैरह आ रहा है, तो नॉर्मल बस का फेयर मिलेगा उसको। या अगर सी या रिवर के जरिए आ रहा है तो जो स्टीमर या शिप से जैसे वो आएगा उसका जो लोवेस्ट फेयर होता है वो वो उसको रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है, अब ये क्लेम जो है वो कितने दिन में कर लेना है उसको, तो वो जब वापस अपने हेडक्वार्टर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएगा उसके जर्नी, रिटर्न जर्नी कंप्लीट करने के विद इन 3 मंथ में कर लेना, विद इन 3 मंथ ऑफ रिटर्न जर्नी। अगर इस पीरियड में वो ये क्लेम नहीं करता है तो ये क्लेम फॉरफिट हो जाता है। ठीक है, तो यही पूरा प्रोविजन बनाया गया है कि अगर जो चिल्ड्रन है वो आउट स्टेशन में स्टडी कर रहे हैं और वापस अपने रेजिडेंस पे आ रहे हैं तो उसका रिइंबर्समेंट कैसे होगा, इसके बारे में यही सारे प्रोविजन बनाए हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में यही सारे प्रोविजन थे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी जानकारियां हो जाएंगी जिससे आपको सर्विस में अपने पूरे रिइंबर्समेंट में आसानी हो। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करें।